नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास जो हमारा अध्याय चल रहा है दूसरा लेखन और शहरी जीवन के बारे में। लेखन और शहरी जीवन की जब हमने बात की तो हमने दो पार्ट यानी मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया की लेखन व्यवस्थाओं के बारे में। आज उसका तीसरा भाग जो है इसका प्रकरण मेसोपोटामिया सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पहला बिंदु जो लेंगे वो लेखन की प्रणाली का लेंगे। किसके लेंगे? लेखन की प्रणाली। दूसरा बिंदु लेंगे लेखन में इस्तेमाल किया गया था जो कार्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा मेसोपोटामिया की साक्षरता की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो हमारे पास बिंदु आएगा वो मेसोपोटामिया में मंदिरों के निर्माण। चौथा बिंदु जो है वो मेसोपोटामिया के मंदिरों के निर्माण और उसके रख रखाव की बात करेंगे। यानी आज हम 4 बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर जो है क्यूनिक फॉर्म, कौन सी? क्यूनिक फॉर्म। क्यूनिक फॉर्म जो है, क्यूनिक फॉर्म का एक संकेत एक भी व्यंजन और स्वर प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी आप समझ रहे हैं ना बात को? क्यूनिक फॉर्म के अंदर कोई स्वर व व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। वहां पर एम ए जैसी कोई अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे शब्दार्थों में अगर लें तो पुट में आ इन, इस प्रकार का नहीं। इस प्रकार एक मेसोपोटामिया के अंदर एक मुंशी जो होता है उसका काम लेखन का होता है। उस मुंशी को उस एक गीली जो तख्ती, मैंने आपको पहले भी बताई थी, तख्ती को संभालने और उसे सूखने से पहले लिखने में सक्षम होना अधिक महत्वपूर्ण होता है। सीधी सी बात है, जो मुंशी होता है यानी जो पढ़ा लिखा होता है, जो इसके बारे में जानता है, तो वो क्या करता था, उस तख्ती को, गीली तख्ती के ऊपर ही पूरा जो है हिसाब किताब, पूरा वर्णन जो है क्यूनिक फॉर्म के माध्यम से लिखता था, ठीक है। और वो सूखने से पहले, क्योंकि सूखने के बाद उसके ऊपर संकेत लिखे या नहीं लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार इसलिए लेखन एक जो कुशल शिल्प होता था, यानी लिखना भी अपने आप में बहुत अच्छी बड़ी कला होती थी। हर एक व्यक्ति उसके ऊपर लिख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ना तो उसको लिखने की जानकारी थी, ना लेखन प्रणाली के बारे में, और ना लेखन विधि के बारे में उसको जानकारी होती थी। ये एक बहुत बड़ी, अपन कह सकते हैं उस समय की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि थी। क्या थी? बौद्धिक उपलब्धि। यानी लिखना अपने आप में बौद्धिक उपलब्धि के रूप में उसको माना जाता था, जो दृश्य रूप में एक विशेष भाषा की ध्वनियों को, प्रणाली को बताती थी। यानी वह व्यक्ति एक विशेष भाषा की ध्वनियों और प्रणाली के बारे में जानकारी रखता था। यानी अपन कह सकते हैं कि लिखना अपने आप में एक बौद्धिक उपलब्धि हुआ करती थी, ठीक है। अब लेखन इस्तेमाल किया गया था कैसे? देखो, लेखन इस्तेमाल जो है वो शब्द कोशों के रिकॉर्ड बनाने में। क्यों किया गया? शब्द कोशों के रिकॉर्ड को बनाने में, उसको तैयार करने में। दूसरा, कई बार आप लोगों को देखते हैं भूमि हस्तांतरण, यानी एक भूमि को दूसरे को देना, दूसरे से तीसरे में जाना। कई बार अपन कहते हैं ना, तो भूमि हस्तांतरण को कानूनी वैधता देने के लिए, आज भी होता है ना पट्टा, रजिस्ट्री जो अपन कहते हैं, तो वैसे ही तो उस समय भूमि हस्तांतरण को कानूनी जो है अपन कह सकते हैं वैधता देने के लिए भी लेखन प्रणाली काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, ठीक है। तीसरी बात अगर कहें तो राजा जो होते थे, उन राजाओं के कर्मों का वर्णन, यानी राजा कर्मों का मतलब जो उनके द्वारा किए गए कार्य होते थे, उन कार्यों का वर्णन जो है, वर्णन करने के लिए, और राजा ने भूमि के जो है प्रधानगत कानूनों में दिए गए बदलावों की घोषणाओं जो होती थी, उनको लिखने के लिए, उनके कर्मों को लिखने के लिए, उनके कार्यों को लिखने के लिए भी लेखन प्रणाली काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, ठीक है। और चौथा बिंदु है कोई भी जानकारी देना, या कोई नियम, कोई कानून, कोई विधि या किसी प्रकार का संदेश देने के लिए भी लेखन प्रणाली काफी महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि लेखन के लिए क्यों इस्तेमाल होता था, तो 4 बातें: शब्द कोशों के रिकॉर्ड के लिए, भूमि हस्तांतरण कानून को वैधता देने के लिए, राजा के कर्मों और राजा के कार्यों और कानूनों में बदलावों को लिखकर प्रदर्शित करने के लिए, और जानकारियां व संदेश देने के लिए। ये 4 मुख्य बातें है, ठीक है। अब आता है मेसोपोटामिया में साक्षरता की बात करें। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेसोपोटामिया। याद आया? वही मेसोपोटामिया जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, और वे 2 नदियां कौन सी है? दजला और फरात। अब देखिए मेसोपोटामिया में साक्षरता जो है, तो वहां अगर कह सकते हैं कि राजा
और बहुत कम लोग जो है वो पढ़े लिखे होते थे। बड़ी विशेषता की बात है, क्योंकि वहां लेखन प्रणाली प्रारंभ ही हुई थी, इसलिए वहां कह सकते हैं कि राजा और बहुत से कम लोग जो होते थे वो पढ़े लिखे होते थे। सीखने के लिए सैकड़ों संकेत थे, सैकड़ों प्रकार के अलग अलग संकेत हुआ करते थे। ऐसे अलग अलग संकेत होते थे, ये संकेत है ना, ये इस प्रकार के संकेत होते थे, ऐसे संकेत होते थे। तो ये अलग अलग प्रकार के संकेत जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी सीखने के लिए सैकड़ों प्रकार के संकेत थे, और उनमें से कई संकेत तो काफी जटिल भी थे। यानी मैंने पहले क्या कहा, कुछ राजाओं को पढ़ना लिखना आता था, ठीक है, या बहुत से कम लोग जो होते थे उस राज्य में पढ़ना और लिखना जानते थे। तीसरा, यदि कोई राजा पढ़ सकता था तो वह अपने घोर शिलालेखों पर, घोर यानी अपनी बातों को जो है वो शिलालेखों पर दर्ज करवाता था, जिससे आने वाली पीढ़ी उसकी बातों को पढ़ सके, समझ सके और उसको बातों को सुरक्षित रखा जा सके। अधिकतर लिखावट जो है वो बोलने के तरीकों को प्रदर्शित करती थी। ज्यादातर लिखावट जो होती थी वो कैसी होती थी, बोलने के तरीकों को क्या करती थी, प्रदर्शित करती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया में प्रतीकों और चिन्हों की संख्या कैसी थी, सैकड़ों में थी। कैसी थी, सैकड़ों में। तो कहीं वह अधिक पेचीदगी भी थी, पेचीदगी का मतलब काफी जटिल भी थी, कठिन भी थी। ठीक है, लेखन में बोलने के तरीकों का प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब का मतलब जैसा व्यक्ति बोलता था वैसे संकेतात्मक चिन्ह, यानी बोलने के प्रतिबिंब के रूप में जो है उसको संकेतित किया जाता था, लिखा जाता था। ऐसा लगता था जो बोला वही उसको लिखने का कार्य हो रहा है। वह राजसत्ता थी जो व्यापार और लेखन में आयोजन करती थी। राजसत्ता के माध्यम से ही व्यापार और लेखन कार्य आयोजित होता था। ये तो थी मेसोपोटामिया की साक्षरता की बात। अब हमारे पास एक अंतिम जो बिंदु आता है वो आता है इस बार का, मेसोपोटामिया में मंदिरों के निर्माण और मेसोपोटामिया में मंदिरों के निर्माण और रखरखाव। तो मैं कह सकता हूं कि मेसोपोटामिया में कहें तो शुरुआती शहर जो है वो मंदिरों के आसपास उभरे हुए कुछ शहर व्यापारिक केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए। सामान्यतः शुरुआती शहर जो होते थे वो किसी न किसी बड़े मंदिरों के आसपास ही स्थापित होते थे। ठीक है, कुछ शाही शहर भी थे। कुछ समय में बसने वाले लोगों में गांवों की चुनिंदा स्थानों पर मंदिरों का निर्माण भी हुआ और पुनः निर्माण भी हुआ। जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुनः निर्माण भी हुआ, हो सकता है कई नवीन मंदिरों का भी निर्माण हुआ। यानी इस प्रकार मंदिरों के आसपास शहरों का जो है बसावट प्रारंभ हुई। ऐसा भी माना जाता है कि शहरों का निर्माण जो है, शहरों का बसावट जो है वो मंदिरों के इर्द गिर्द ही घूमी थी। ठीक है, दूसरा, सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा मंदिर था। सबसे पहला जो जानकारी में आया वो मंदिर, जो ज्ञात मंदिर है, वो काफी छोटा मंदिर था जो बिना टूटे ईंटों से बना था। ठीक है, और मंदिर विभिन्न देवताओं का क्या होता था, निवास स्थान होता था, आप जानते हैं। और उस समय जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में देवता जो है वो प्रकृति को माना जाता था। ईश्वर किसको मानते थे, प्रकृति को। तो उस समय के जो मंदिर होते थे वो चंद्रमा भगवान के होते थे। किसके होते थे, चंद्रमा भगवान के, सूर्य भगवान के, प्रेम की देवी होती थी, युद्ध की देवी होती थी। इस प्रकार के देवी देवताओं के वो मंदिर वहां स्थापित हुआ करते थे। ठीक है, खुले आंगन मंदिरों की जो मैं आपको प्रकृति बता रहा हूँ, मंदिर कैसे होते थे। तो खुले आंगनों के आसपास कई कमरों के साथ साथ मंदिर समय के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, तो मंदिर भी क्या होते गए, बड़े होते गए, विस्तारित होते गए। शुरुआती लोगों में से कुछ संभवतः साधारण जो है इसको घरों के विपरीत नहीं थे। सामान्यतः पुराने जो मंदिर थे वो ऐसे लगते थे जैसे किसी घर में स्थापित किए, लेकिन बाद में इसमें काफी बदलाव भी आया। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें जो है वो नियमित अंतराल पर में अंदर और बाहर की ओर आती थी। तो तब यह जो है ऐसा लगता था कि ये कोई साधारण या घरेलू इमारत नहीं है, बल्कि एक विशेष इमारत है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया था, मंदिर। ठीक है, तो ऐसी विशेष प्रवृत्ति जो है बाहर से उसको देखने को झलकती थी कि किसी न किसी मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए, भगवान पूजा का ध्यान था। सीधी सी बात है, मंदिरों का जो निर्माण होता है वो स्थल जो होता है वो किस लिए होता है, पूजा के लिए होता है। तो मंदिरों का जो भगवान जो है वो पूजा का ध्यान के रूप में थे। लोगों को वहां, लोग जो है अक्सर लोग आया करते थे, अनाज, दही, मछली
जो है चढ़ाते थे प्रसाद के रूप में। देवता जो है कृषि क्षेत्र, मत्स्य और स्थानीय समुदाय के झुंड जो है वो सैद्धांतिक मालिक भी थे, यानी ऐसा माना जाता था कि ये ईश्वर जो है उसके सैद्धांतिक मालिक के रूप में उसको स्वीकृति उन लोगों ने दे रखी थी। उसके बाद उत्पादक प्रक्रिया जैसे तेल दबाना, अनाज पीसना, कताई करना, मंदिरों में ऊनी कपड़े की बुनाई है, मंदिर में धीरे धीरे अपनी गतिविधियां उसको विकसित किया और उत्पादन और व्यापारियों को नियोजित करने, अनाज, हल, जानवरों, रोटी, सब्जी, मछलियां आदि के वितरण और आवंटन की लिखित रिकॉर्ड ध्यान में रखते हुए मुख्य शहरी संस्थाएं, ये शहरी संस्थाएं जो है उसके लिए काफी मुख्य बन गई। यानी अपन कह सकते हैं कि मंदिरों का रखरखाव भी उन्नत तरीके से प्रारंभ शहरी क्षेत्र में प्रारंभ हो चुका था। यानी मेसोपोटामिया के अंदर मंदिरों का निर्माण शहरों के इर्द गिर्द ही था और शहर के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ मंदिरों का भी विकास निरंतर होता चला गया। ये तो था मेसोपोटामिया में साक्षरता, मेसोपोटामिया में मंदिरों के निर्माण और उसके रखरखाव की बात। अगले भाग में हम मेसोपोटामिया के मंदिरों के निर्माण में मेसोपोटामिया के राजाओं की भूमिका की बात करेंगे और एक ऐसे शहर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उर शहर, और उर शहर के जीवन पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।